हेलो फ्रेंड्स। फरवरी 2022 से जो लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो कम होने का नाम ले ले रही है। कोशिशें बहुत हो रही हैं। रिसेंटली अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले और इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ कि कैसे इसको बंद किया जाए। पुतिन टस से मस नहीं हो रहे हैं और इधर यूक्रेन है कि वो 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो बहुत बड़ा समिट हुआ रशियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के साथ, इसका आउटकम लगभग कुछ नहीं रहा। वैसे जस्ट उसके सीक्वल में एक और मीटिंग हुई जेलेंस्की के साथ और वहां भी कुछ नहीं हुआ। उनके साथ जेलेंस्की के साथ कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी आए थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये सब आए थे बात करने के लिए। कोशिश किया गया कि किसी तरह इसको रोका जाए, इस लड़ाई को। ब्रिटेन भी साथ में आया, लेकिन ये लड़ाई रुकी नहीं। तो क्या इसके पीछे सिर्फ वही कारण है कि जिस बात को लेकर के रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, कि यूक्रेन कह रहा है कि हम नेटो के सदस्य बनेंगे या यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनेंगे, क्या सिर्फ वही कारण है? आज उसी चीज का हम एक डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। हमें ये साफ साफ लगता है कि सिर्फ ये कारण नहीं है। ये कारण होता तो शायद रुक गया होता, क्योंकि ट्रंप ने हाथ खींच लिया है और वो बोले हैं कि हम इस बात की ताकीद करेंगे कि कभी भी यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बने। लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाई नहीं रुक रही है, रशिया वापस जाने को तैयार नहीं है। तो चलिए हम इसके एक एक चीज को एनालाइज करते हैं आज और समझते हैं कि बात क्या है। सबसे पहले हम कुछ मैप को यहाँ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका यूक्रेन और ये इसका ईस्टर्न रीजन। ये 2014 में क्रीमिया ऑलरेडी रशिया ने अनेक्स कर लिया था, जिसके बाद G8 से रशिया को बाहर कर दिया गया और G8 से वो ग्रुप G7 पर रह गया था। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का वो ग्रुप है, वहां से रशिया को बाहर कर दिया गया। राइट। रशिया के लिए भी कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि रशिया चाहता है ब्लैक सी पर कंट्रोल करने। अब है कि अगर क्रीमिया मिल गया तो फिर इस रीजन की क्या जरूरत थी। आइए उसको समझते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। तो ये जो आप ये कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो एरिया है जिसमें ऑलरेडी रशिया अंदर आ चुका। ये डोनबास का रीजन है, जहाँ लुहांस्क है, डोनेस्क है, ये पूरा रीजन में काफी हद तक ये पहुंच गया है। कुछ एरिया और बाकी है। राइट। और इस तरफ में खेरसोन है, ओडिशा पे भी काफी अटैक किया है रशिया ने और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा है। अभी भी ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ये लड़ाई चल रही है। तो ये ईस्टर्न साइड, ये जो एरिया है, आखिर क्या सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि रशिया एक बफर जोन पैदा करना चाह रहा है, एक रखना चाह रहा है? क्योंकि अगर नेटो कंट्री यहाँ आ गए तो रशिया के लिए खतरा हो जाएगा। नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड होता जा रहा है और रशिया के बॉर्डर पर धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज नेटो के सदस्य बनते जा रहे हैं। 32 कंट्रीज में रिसेंटली भी जो 2 बने हैं वो रशिया के बॉर्डर कंट्रीज ही हैं। आइए पहले उसको भी देखते हैं। यहां पर देखिए, ये रशिया है और यहां पर फिनलैंड ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया और ये पूरा एरिया पर, ये बॉर्डर पे, रशिया के बॉर्डर पर नेटो कंट्रीज आ गए हैं। उसके पूरा सेना इस जगह पर, इसके बॉर्डर पर आ गया है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ऑलरेडी पहले से थे। बेलारस तो खैर रशिया का एक्सटेंशन ही है। और अब अगर यूक्रेन चला गया तो पूरा का पूरा बॉर्डर यह एक्सपोज हो जाएगा। अब कम से कम पुतिन नहीं चाहते कि फर्दर और इस तरीके से इसके बॉर्डर पर नेटो कंट्रीज आए, तो फिर ये अटैक करना उसके लिए मजबूरी हो गया था। मगर अटैक तो हुआ तो उस बात को कह के, लेकिन वापस नहीं जाने के पीछे जो रीजंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेगा या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेगा। आखिर डरता क्यों है, आखिर घबराता क्यों है इसके नेटो ज्वाइन करने से? तो नेटो का आपको ऑलरेडी मालूम होगा, नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि जो नेटो मेंबर्स हैं, जो अभी 32 कंट्रीज हैं, कोई अगर इस 32 के बाहर का अगर कोई अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि 32 कंट्रीज पर अटैक है और ये पूरे 32 के 32 कंट्री मिलकर मारेंगे और ऐसे में कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता। राइट। अब हम देखते हैं कि ये यूक्रेन का कौन कौन सा पोर्शन लिया गया है। और देखिए यहाँ बॉर्डर, देखिए यहाँ पे फिनलैंड ऑलरेडी मेंबर हो गया है नेटो का। और ये जो यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं रशिया का,
ये कोला पेनिनसुला है और रशिया का बहुत आर्म्स एम्यूनिशंस, वॉरशिप्स, वॉरप्लेन्स, न्यूक्लियर पावर सब कुछ यहाँ स्टेशन है। अब इसके बिल्कुल पास में अगर फिनलैंड जो कि नेटो का सदस्य बन गया तो इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और अब और आगे नहीं हो, इसको ये रशिया रोकना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। अब ये एरिया पर फिर हम वापस जाते हैं। क्रेमिया, फिर आपको जैसे मैंने बताया 2014 में ही क्रेमिया को अनेक्स कर लिया था रशिया, लेकिन रशिया से ये क्रीमिया वाले एरिया में जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एक ब्रिज है, उसी ब्रिज के थ्रू आया जाया जा सकता है। अब ये काफी मुश्किल होता है आर्म्स एम्यूनिशंस के मूवमेंट पे या और कोई हेवी मूवमेंट अगर रशिया करना चाहे। तो रशिया ये जरूर चाहता होगा कि हम कोई लैंड एरिया ले लें और इस लैंड एरिया के थ्रू पैसेज बनाएं और क्रीमिया तक पहुंचे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, आइए एक एक करके हम इसे समझते हैं। सो ईस्टर्न यूक्रेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रशिया फॉर स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। हियर इज अ क्लियर ब्रेकडाउन। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है इसका, हिस्टोरिकल पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल रीजंस क्या है। इन चारों पांचों बातों को हम लोग आगे समझेंगे। पहले देखिए स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस। रशिया एक बफर जोन की तरह यूक्रेन के इस एरिया को बनाना चाहता है, यानी कि नेटो पावर और रशियन पावर के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मुंह पर ही खड़ा है और कल को होकर के बंदूक लेकर अटैक कर दे, राइट। तो एक बफर जोन क्रिएट करेगा। सो यहां पर पहला पॉइंट है, यहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर्स रशिया एंड मेंटेन अ बफर अगेंस्ट नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। नहीं चाहता है रशिया कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो। वैसे रोकते रोकते भी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो उसके बॉर्डर पे हैं वो वहां तक नेटो आ चुका है। आगे देखते हैं। सो लैंड कॉरिडोर टू क्रीमिया, जैसा मैंने बताया कि क्रीमिया को 2014 में अनेक्स कर लिया गया था और इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ब्रिज है। तो यहां से कोई तरीके से ये लैंड एरिया अगर मिल जाता है इसको, तो यहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजिक वैल्यू है इस जगह को अटैक करके लेने का। एक मौका मिल गया इसको, ये कह के, क्योंकि इधर देखिए इसके पीछे बहुत से पावर हैं जो लगे हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और साथ में यूएसए। वो तो लगता है कि चाहता ही था कि रशिया किसी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट में आए, और खुद तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, वो किसी को सामने रख के आर्म्स एम्यूनिशंस देंगे और धीरे धीरे रशिया का जो इकोनॉमी है वो नीचे जाएगा, क्योंकि कोई लड़ाई के बाद जो कंट्री जीतता भी है उसका भी इकोनॉमी पीछे जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर उनकी चाल चली नहीं, क्योंकि अभी जो जीडीपी ग्रोथ का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, जो उसका डाटा आया है, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस लड़ाई के बाद रशिया का जीडीपी ग्रोथ नीचे गया है, बल्कि ऊपर ही गया है, राइट। और आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहला तो इसका पॉइंट है कि ये क्रीमिया तक एक्सेस इसका हो जाए और एक लैंड एरिया से एक्सेस हो जाए जहां से हेवी मूवमेंट किया जा सके। दूसरा पॉइंट उसके बाद क्या होता है, ब्लैक सी पर एक्सेस। यहां से ब्लैक सी, ये पूरा एरिया ब्लैक सी पर एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यूरोप और यूएसए अपने फ्लीट, अपने वॉरशिप्स, अपने वॉरप्लेन्स इस एरिया में काफी एक्टिव रखते हैं। और ऐसे में रशिया भी एक वर्ल्ड का डोमिनेंट कंट्री है, वो नहीं चाहेगा कि वो बुली हो किसी दिन इन सब लोगों से। तो ब्लैक सी पर भी कमांड करने के लिए इस एरिया पर कंट्रोल करना जरूरी था। इसके अलावा आगे के पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, और अमेरिका भी इसका इंपॉर्टेंस समझता है और कई बार उसके स्टेटमेंट में, उसके मूवमेंट में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के इस एरिया पे वो खुद भी माइनिंग करना चाहता है। कुछ रेयर अर्थ मटेरियल है, कुछ और चीजें। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो डॉनबास रीजन, जो मैंने अभी बताया आपको कि डॉनबास रीजन, ये पूरा ये डॉनबास रीजन है। इस रीजन में क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे कोल का बड़ा बड़ा खदान है, आयरन है, स्टील है और हेवी इंडस्ट्रीज। क्योंकि पहले जब सोवियत यूनियन का पार्ट था ये यूक्रेन, तब यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो अभी भी काफी हेवी इंडस्ट्रीज हैं जो रशिया के कंट्रोल में चले जाएंगे, यानी इसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। बट इंडस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कोल, आयरन, स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज। द फर्स्ट थ्री, कोल, आयरन एंड स्टील, राइट। और आगे देखते हैं, एनर्जी सोर्सेज यहाँ काफी हैं। सो द रीजन हैज नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड पाइपलाइंस
क्रूशियल फॉर सप्लाइंग टू यूरोप। अब यहाँ से पाइपलाइंस गुजरते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा नेचुरल गैस है। अब इससे जिस कंट्री का ये क्रीमिया या उस एरिया पर कंट्रोल होगा उसकी बहुत अच्छी कमाई होगी। तो ये भी एक इनकम का बड़ा स्रोत है। और ये जो है कोल, आयरन और स्टील, ये तो है ही, तो ये एक रीज़न है इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर और ट्रेड रूट्स, इस एरिया में जो लैंड है बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर गेहूं की बहुत खेती होती है और इसीलिए ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं यूक्रेन को। तो ये पूरा जो एक्सपोर्ट होता है इस एरिया में, तो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा रशिया को। इसके अलावा और देखिए हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, जो डोनबास रीजन है यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक रशियन बोलते हैं, वही कल्चर फॉलो करते हैं जो रशिया के कल्चर हैं, भाषा वैसे ही बोलते हैं, कल्चर वही है। तो इनका कब से ऐसा था कि ये रशिया की तरफ इंक्लाइन थे और 2014 से ही थोड़ी थोड़ी झड़प चल रही थी। ये एरिया अपने आप को अलग करना चाहता था लेकिन रोका जाता था यूक्रेन के द्वारा, क्योंकि ये यूक्रेन समझता तो यही है ना कि ये बाउंड्री उसका है, मगर ये लोग अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम ज़्यादा क्लोज हैं रशिया के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, a large share of the population in eastern Ukraine identifies as ethnically Russian or Russian speaking, which Moscow uses as a justification for intervention. अब जो इंटरवीन कर लिया है मॉस्को ने, तो वो ये कहता है कि जस्टिफाइड है क्योंकि ये लोग, ये जो बंटवारा जो उस समय हुआ था वो सही नहीं है। ये जो जगह है ये रशियन से, ये रशियन बोलते हैं, ये रशियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए रशिया के पार्ट होने चाहिए। तो एक तो जस्टिफिकेशन ये देता है, राइट। और आगे देखते हैं अदर पॉइंट्स क्या हैं। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स, देखिए प्रिवेंटिंग अ प्रो वेस्टर्न यूक्रेन। अब यूक्रेन इस तरह से दिखा रहा था कि हम प्रो वेस्ट हैं, यानी हमारा इंक्लिनेशन, हम चाहते हैं नेटो में शामिल हो जाएं, हम चाहते हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएं, राइट। तो इनका जो इंक्लिनेशन है रशिया की तरफ नहीं है, कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ नहीं है, इनका जो है इंक्लिनेशन वो कैपिटलिज्म की तरफ है, उन कंट्री के साथ जैसे यूएस है या अदर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। तो इनका इंक्लिनेशन उस तरफ है। वो भी चाहते हैं एक और भाई आ जाए, भाई एक और हमारे साथ में हाथ मिला ले, वो भी चाहते हैं। इसलिए लड़ाई को भड़काया है उन लोगों ने और अब उसमें लगातार घी डालते जा रहे हैं, लगातार इस तरह के काम करते जा रहे हैं कि लड़ाई रुके नहीं। और आर्म्स एम्युनिशंस भी उतने ही दे रहे हैं कि बस इग्नाइट रहे। वो चाहे, अगर यूएस चाहे, पूरा जो नेटो कंट्रीज अगर चाहे, तो ये लड़ाई रुकने में देर नहीं होगी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा भयंकर भी हो जाए, लेकिन चांसेस आर कि लड़ाई रुक सकती है, लेकिन वो चाहते नहीं है, ऐसा क्लियरली लगता है। अब देखिए, कंट्रोलिंग द ईस्ट अंडरमाइंस कीप्स इंडिपेंडेंस एंड कीप्स यूक्रेन अनस्टेबल। अब जो नेटो में ज्वाइन करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करना चाहता है, तो इस तरह से रशियन इन्फ्लुएंस वहां से खत्म हो सकता है और यहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, जो रशिया बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, देखिए, मेंटेनिंग डोमिनेंस ओवर यूक्रेन reinforces Russia's status as great power। अब अगर इधर यूएस ने बैकअप कर दिया, जर्मनी ने बैकअप कर दिया, ब्रिटेन ने बैकअप कर दिया, उधर फ्रांस, इटली ने भी बैकअप कर दिया यूक्रेन को, रशिया बैकआउट कर जाए तो रशिया की साख गिर जाएगी पूरी दुनिया में, और वो ये भी नहीं करने देना चाहेगा। वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, इतने सारे रेजिस्टेंस को इतने सालों से वो रेजिस्ट कर रहा है और आगे ही बढ़ता जा रहा है। रशिया लूज क्या किया है? नथिंग। लगातार वो जीतता चला जा रहा है। नेगोशिएटिंग टेबल पे जो अलास्का में हुआ, वहां रशिया का अपर हेड था, वो अपनी शर्तों पर बातों को आगे बढ़ाया और वो शर्त से पीछे थोड़ा भी नहीं हटा। और यही कारण है कि जेलेंस्की को बुला करके जब ट्रंप ने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा रशिया का पॉइंट है, क्या आप मानते हैं कुछ लैंड स्वैप कर ले और आप वापस चले जाएं? साफ साफ यूक्रेन ने भी बोल दिया, क्योंकि उनके साथ पूरी फौज आई थी यूरोपियन यूनियन की। वो अपने साथ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट मेलोनी आई थी इटली से, जर्मनी से थे वहाँ के चांसलर, ये सब उनके साथ बैकअप में आए थे और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, राइट। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं हम लोग। सो इन शॉर्ट, अगर मैं सारी बातों को समअप करूँ,
कि ये लड़ाई रुक क्यों नहीं रही है, इसके पीछे बेसिक मोटिव क्या है रशिया का, तो यही 4 पॉइंट है। इन शॉर्ट, ईस्टर्न यूक्रेन मैटर्स टू रशिया बिकॉज इट प्रोवाइड्स, पहला, सिक्योरिटी, इट क्रिएट्स अ बफर जोन एंड मिलिट्री रूट्स, बफर जोन क्रिएट कर रहा है और मिलिट्री रूट मिल रहा है इसको, ताकि क्रीमिया तक वो जा सके और इस बॉर्डर पे अपने आर्मी को डिप्लॉय कर सके, ताकि बफर जोन काफी स्ट्रांग हो जाए इन फेवर ऑफ रशिया। दूसरा पॉइंट, रिसोर्सेज, कोल मिल रहा है यहाँ से, गैस की बहुत आयत है, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे जब यूएसएसआर था उस समय के इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर काफी फ्लरिश करता है यहाँ। ऐसे में ये काफी ल्यूक्रेटिव एरिया है, डॉनबास रीजन और साउथ सदर्न रीजन, यानी ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन। देन इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल वेट ओवर यूक्रेन बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आइडेंटिटी, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज विद पीपल इन डॉनबास रीजन। तो यही 4 मेजर पॉइंट है जिसके चलते रशिया यहाँ पर अभी रूल करेगा, वापस नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसलिए क्लियर किया ये बातें कि आपको जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स जब मैं आगे के वीडियोस में लेकर आऊंगा तो हमारे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और हम अपनी बात को आप तक बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।